नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम आप जरूर निकालोगे। त्योहारों का टाइम अब बीत गया है। अब थोड़ा समय जरूर दो। आज हम लिटरेरी टर्म्स को करेंगे। वीडियो 29 है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। पहला लिटरेरी टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं उनमें कई तरीके होते हैं लिखने के, लेटर्स के द्वारा और भी कई तरह होते हैं। इसमें एक तरीका होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करके। स्ट्रीम माने क्या होता है? धारा। और कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना, मन, चेतना की धारा, मन की धारा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज करा गया था 19th सेंचुरी में, लेकिन ये पॉपुलर हुआ 20th सेंचुरी में। अगर हम बात करें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये जो टर्म जो था इसका यूज करा था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने 1890 में एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उसमें इस टर्म का यूज करा था। और यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं थॉट को, मन, जो विचार होते हैं, विचार को कंपेयर करते हैं धारा से। तो विलियम जेम्स ने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इस टर्म को यूज करा था। लेकिन ये जो टर्म जो था ये इन्होंने कॉइन नहीं करा था। एक नॉवलिस्ट है, डॉरेथी रिचर्डसन। डॉरेथी रिचर्डसन ने एक नॉवल लिखा था, सीक्वेंस, पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज जब ये नॉवल लिखा तो इस पे जो टिप्पणी करी आती है, तो जैसे होता है रिव्यू करते हैं, तो इसका रिव्यू करा था मे सिनक्लेयर ने। मे सिनक्लेयर ने जब रिव्यू करा, तो रिव्यू करते हुए इस टर्म का यूज करा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। तो टर्म का यूज करा था मे सिनक्लेयर ने, लेकिन अपनी बुक में बहुत ही गहराई से जो यूज करा कि ये क्या चीज है, वो थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे यूज करा गया था। अगर हम बात करें डॉरेथी रिचर्डसन, तो डॉरेथी रिचर्डसन को ये टर्म ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कहा, जब उनको ये कहा गया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो आपके नॉवल के लिए यूज करा गया, तो उन्हें चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा लेमेंटेबली, पूरी तरह से इल चोजन मेटाफर, ये जो मेटाफर यूज करा गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बुरा चोजन, बुरा जो है चुना गया है। उन्हें ये पसंद नहीं आया था। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विलियम जेम्स ने अपनी बुक में करा था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। नेट के एग्जाम में पूछा गया है। और इसको सबसे पहले यूज करा था, कॉइन करा था इस टर्म को, मे सिनक्लेयर ने। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर हम बात करें इसका दूसरा नाम क्या है, तो इससे जो मिलता जुलता नाम है वो है इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर माने होता है आंतरिक, और मोनोलॉग मीन्स पता होगा, डायलॉग होता है दो जने करते हैं डायलॉग। मोनोलॉग होता है जब एक जना, एक आलाप। इंटीरियर मोनोलॉग मीन्स जब एक व्यक्ति अपने मन में सोचा। अब जब वो मन में सोचेगा कोई चीज, तो मन में एक्शन भी होगा। सोचने में ये तो नहीं सोचेगा वो, मतलब सोचा मैं जा रहा हूँ, फिर उससे लड़ाई हुई, तो वो मन में एक्शन भी होगा, तो पूरी चीज चलती है इंटीरियर मोनोलॉग में। तो इंटीरियर मोनोलॉग एक तरह से हम कहें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम है। अगर हम बात करें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, तो इसको यूज करा था, जो पॉपुलर बनाया था वो जेम्स जॉयस थे उन्होंने, लेकिन उससे पहले यूज करा गया था, पॉपुलर नहीं हुआ था। इसको यूज करा गया था लॉरेंस स्टर्न। इनका नॉवल पढ़ने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कहानी जो है वो कैसे पीछे चली गई। कहानी आगे बढ़ रही है, अब जब कोई किरदार सोचना शुरू करेगा तो 10 साल पुरानी बात सोचेगा, तो वो पीछे चली जाएगी। तो थोड़ा दिक्कत होती है इनको समझने के लिए। द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम शैंडी, इन्होंने इसमें यूज करा। एडगर एलन पो, जो अमेरिकन नॉवलिस्ट है, उन्होंने यूज करा द टेल टेल हार्ट। और लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस, बहुत फेमस नॉवल है, इसमें इन्होंने यूज करा था। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर हम बात करें जेम्स जॉयस, बहुत ही पॉपुलर नेम है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। जेम्स जॉयस ने बहुत ही कुछ पॉपुलर वर्क लिखे थे। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये एक पॉपुलर नॉवल है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करा गया था। और यूलिसिस, इसके अलावा भी है, लेकिन ये दो तो ध्यान रहने चाहिए आपको। अगर मैं बात करूं कौन कौन से ऑथर्स हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जिन्हें जाना जाता है, तो एक तो थे लॉरेंस स्टर्न, वो शुरुआती थे। लेकिन 20th सेंचुरी की बात करें, जिनमें बहुत ज्यादा मिलता है, वो थे जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डॉरेथी रिचर्डसन। डॉरेथी रिचर्डसन पे ही कमेंट करते हुए मेसन क्लियर ने इस टर्म को कॉइन करा था। और विलियम फॉकनर, जो अमेरिकन राइटर हैं, इन सब ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपने वर्क में यूज करा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इमर्ज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये जो ट्रेडिशनल लीनियर स्ट्रक्चर होता है, नैरेटिव, कहानी जो होती है, जो हम नॉवल में कहानी होती है, उस तरह से बढ़ती है, बढ़ रही है आगे, थोड़ी बहुत पीछे जरूर जाएगी, लेकिन वो बढ़ती रहेगी आगे, और यहाँ पे जाके एंड हो जाएगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो इसके अपोजिट है, अपोजिट नहीं कहेंगे, इसके अगेंस्ट में। इसमें कहानी मान लो आगे बढ़ रही है, थोड़ी सीधी नहीं बढ़ी, थोड़ी आगे बढ़ रही है, फिर आगे बढ़ी, पीछे हो गई, फिर आगे बढ़ी, फिर पीछे हो गई।
20 साल सोचना शुरू करा कैरेक्टर ने, अब 20 साल पीछे पहुँच गई, फिर आगे बढ़ी, फिर पीछे हुई। इस तरह से कहानी बढ़ती है। इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। ये जो टेक्नीक है, इसमें क्या होते हैं, इनर थॉट्स होते हैं और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं। जो इनर थॉट होते हैं इंटीरियर मोनोलॉग, जो हमारे आंतरिक विचार होते हैं, और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे जो अपने अनुभव होते हैं, उनका इस्तेमाल करा जाता है कैरेक्टर्स के। कैरेक्टर्स उन अपने जो आंतरिक विचार है और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का उनके बारे में सोचता है, वो कहानी के रूप में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस जो लिखे होते हैं, तो वो भी पूरे कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि कैरेक्टर लिखा हुआ है, नॉवल में कोई पैराग्राफ चल रहा है, अब कैरेक्टर ने सोचना शुरू करा, तो अचानक सेंटेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और फिर वो सोचना शुरू करा, मान लो 1 साल पुरानी बात, 2 साल पुरानी बात। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो सेंटेंस होते हैं वो डिसजॉइंटेड होते हैं, वो एक दूसरे से जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से कनेक्टेड हो, इस पैराग्राफ से अगला पैराग्राफ बिल्कुल कनेक्टेड हो, डिसजॉइंट हो सकता है। अगर हम बात करें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं मिसेस डॉलोवे, जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। ये कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। इस नॉवल में जो है, जो अलग अलग करेक्टर्स हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम पढ़ते हैं, सारे करेक्टर्स। लेकिन एक मेन करेक्टर है क्लैरिसा डेलोवे, ये मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये कभी भी जैसे कहीं बाहर जाती थी तो सोचना शुरू कर देती, अकेले खाली बैठी हुई है सोचना शुरू कर देती, 20 साल पुरानी बात, ठीक है, 10 साल पुरानी बात, 2 साल पुरानी बात, सारी चीजें इसके दिमाग में चल रही हैं। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि भाई कब इसने सोचना शुरू करा? इसमें यूज करा था वर्जीनिया वुल्फ ने, एक तो बिग बैन, और कोई कार गुजर रही हो, खासकर बिग बैन का, बिग बैन होती है वॉच, घंटाघर होते हैं। अब जैसे मिसेस क्लैरिसा डेलोवे हैं, वो बैठी हुई हैं, बिग बैन घंटाघर की आवाज हुई, घंटाघर हर घंटे बजते हैं, जैसे 6 बजे बजेगा, फिर 7 बजे, 8 बजे, और घंटाघर में टन टन की आवाज आई। अब क्या होगा, उनका दिमाग जो है 10 साल पहले चला गया, मैं 10 साल पहले उससे मिली थी, ऐसे ऐसे हुआ था। अब वो दिमाग में चल रहा है, हम उस कहानी को पढ़ रहे हैं, क्या क्या हुआ था। फिर घंटाघर की आवाज आई, 7 बजे घंटाघर की आवाज आई, अब वो क्या हुआ, वापस प्रेजेंट में आ गई। या फिर ये होगा, कोई कार गुजरी पास से, तो वो पीछे पहुंच गई बैक में। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो इसमें हुआ है बिग बैन, घंटा घर का यूज हुआ है। करेक्टर है मिसेस क्लैरिसा डेलोवे, वो घंटा घर में से जब टन टन की आवाज आती थी, तो वो अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पुरानी चीजों में चली आती थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है, इसको समझने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। टोटालजी, टोटालजी जो है, ये एक वर्ड, जैसे आपने कोई चीज लिखी, अब आप एक वर्ड यूज कर सकते हो फ्रेज, लेकिन आपने सेम वर्ड और फ्रेज यूज कर दिए। जैसे हम कहते हैं बिग एंड हैवी, ठीक है, हालांकि थोड़ा अलग मीनिंग है। जब आप सेम टू वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज कर दो जिसमें जरूरत नहीं है, तो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी। अगर हम बात करें, लॉजिक में भी इसका ये इस्तेमाल करा जाता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप कोई बात कहो और वो दोनों तरह से ही सही हो, दोनों तरह से ही बैठ रही हो, आप उसको ना भी बोलो तो भी बात सेम है, अगर ना भी बोलो तो भी वो सेम निकल के ही आए, तो उसे भी हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो या तो दो वर्ड, दो फ्रेज जो सेम चीज को कह रहा है वो भी सेम हो, वो भी टोटोलॉजी होते हैं। या फिर कोई सेंटेंस जो दोनों चीजों को कह रहा हो, इससे बढ़िया है कि कहो मत, लेकिन वो आप कहो। इसका सेंटेंस देखते हैं, इट विल आइदर रेन, या तो बारिश होगी टुमारो, या नहीं होगी। अब इसको देखें, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, सेंटेंस का मतलब ही क्या हुआ, लॉजिक है एक तरह का, बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये एक तरीके होगा फालतू की चीज होगी। लॉजिक सेंटेंस में भी होता है जब आप कोई दोनों चीजें कह दो जिसकी जरूरत ही ना हो, या फिर दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस यूज करो जिसमें आप फालतू यूज करो। इसी से एक टोटोलॉजी से एक रिलेटेड वर्ड है जो आपने सुना होगा, रिडंडेंसी। जब आप अननेसेसरी जो है एक वर्ड से ज्यादा यूज कर दो, जनरली ये कई बार होता है, पॉम्स में खासकर मिलता है, जब किसी क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है, उसमें जो होता है यूज कर दिया जाता है, बहुत सारे एडजेक्टिव यूज कर दिए जाते हैं सेम से, तो वो क्या होते हैं, एक तरह से रिडंडेंसी होती है, आपने फालतू के यूज करे। तो पोम्स में जनरली कई बार कहा जाता है हमें रिडंडेंसी से बचना चाहिए, सेम वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए बार बार। टोटोलॉजी और रिडंडेंसी सेम से वर्ड है। अब देखो बिल्कुल सेम सा कई बार मीनिंग याद नहीं रहते, बस ध्यान रखना टोटोलॉजी, जब कोई वर्ड या फ्रेज को एक बार से ज्यादा यूज करो सेम मीनिंग होने पर, तो वो फालतू हो गया, और वही रिडंडेंसी है लगभग। अगला है टेंशन। जो वर्ड है, अगर कहूँ ये नेट के एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा गया है, तो पूछा गया है तो थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा खास नहीं, क्योंकि इसको क्लियर करना, ये चीज होती है जब हम पढ़ते हैं प्रभाव, ये एक तरीका प्रभाव है।
तो इसको देखते हैं, ये एक तरीका प्रभाव है जो किसी पोम को पढ़ते समय या किसी आप इस कहानी को पढ़ते समय जो है उत्पन्न होता है। ये प्रभाव है टेंशन। होता कैसे है? जो विरोधी चीजें होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स, जो विपरीत तत्व होते हैं, विरोधी चीजें होती हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बन जाता है। जब हम कोई पोम पढ़ रहे हैं, उसमें विरोधी चीजें हैं दो। विरोधी चीजें क्या हो गई? एक मूर्त, एक अमूर्त। जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे अच्छाई बुराई, ठीक है, झूठापन, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। दूसरा कॉन्क्रीट इमेजरी, जो हम फॉर्म पढ़ते समय साफ एक इमेजरी नजर आ रही है किसी व्यक्ति की या किसी मूर्ति की या किसी शहर के, हमें बिल्कुल साफ इमेज नजर आ रही है, उसके बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में। और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हमारे दिमाग में आया फॉर्म पढ़ते हुए, ये इस बारे में शायद ये है। इनके बीच में बैलेंस बन जाए, हमारा दिमाग कॉन्क्रीट, जो बिल्कुल एकदम जो है कॉन्क्रीट चीज है, स्पष्ट है, और जो अस्पष्ट चीज है, इनके बीच में बैलेंस बना ले, उनको जोड़ ले, उसे कहते हैं एक तरह से टेंशन। इसको और क्लियर कर दें, जैसे कोई जनरल चीज जो आम चीज है या कोई खास स्पेसिफिक चीज, उसके बीच में बैलेंस बन जाए। तो जब विपरीत चीजों के बीच में एक सामंजस्य बन जाता है, तो ये जो भाव होता है उसे कहते हैं टेंशन। ये खासकर पोम के लिए यूज करा गया, और भी चीजों में है कि आप कोई सी स्टोरी को पढ़ लो, पोम के लिए यूज करा गया। पोम पढ़ते समय क्या होता है, एक स्पष्ट इमेजरी है, कॉन्क्रीट इमेजरी है, ठीक है, और एक जो हमारे दिमाग में सो पढ़ते समय क्रिएट हुई, उनके बीच में एक सामंजस्य बन जाए, उसे कहा गया टेंशन। ये जो वर्ड है, इसे यूज करा था, इंट्रोड्यूस एलन टेट ने। एलन टेट ने इसे यूज करा और उन्होंने ये कहा कि इसमें क्या होता है, जो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, जो विपरीत चीजें होती हैं, वो सामंजस्य बिठा लेती हैं, सामंजस्य बिठा लेती हैं। टेंशन से क्या होता है, भावनात्मक और बौद्धिक गहराई, जो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिचनेस होती है, उसके बीच में एक संतुलन बैठ जाता है। तो जब हम पोम को पढ़ते हैं, तो जो मूर्त और अमूर्त, जो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट है, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। टर्जरीमा, टर्जरीमा, ये एक इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, इंग्लिश में बहुत कम यूज हुई, इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, जिसको सबसे पहले डांटे ने यूज करा था डिवाइन कॉमेडी में। डिवाइन कॉमेडी में यूज करा, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, पैटर्न होता है, वो होता है A B C B D E D। अगर इसको देखो तो ए के बीच में बी आ गया, बी के बीच में सी आ गया, डी के बीच में ई आ गया, ठीक है, 3 लाइन का होता है, ठीक है, 3 3 लाइन का एक स्टैंजा हो गया। तो ये क्या है कि बीच में एक आ रहा है, तो ये इंटरलॉक हो गया, बीच बीच में लॉक हो रहा है, जैसे ए के बीच में बी आ रहा है, तो ये इसे हम इंटरलॉकिंग राइम स्कीम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हो गया जो टर्जरीमा का, इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, क्योंकि इसमें एक तरह लॉक हो जाता है। ये जो टर्जरीमा है, इसमें क्या होता है, जो स्टेंजा होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, क्योंकि क्या है, पहला स्टेंजा बी ये यहाँ पे आ रहा है, सेकंड वाला स्टेंजा अगले से कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कनेक्शन हमें दिखाई देता है कि इस तरह से कोई चीज कनेक्ट हो रही है। लेकिन इसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो पैटर्न है बहुत मुश्किल है, इसको थोड़ा सा यूज करना, 3 लाइन का है स्टेंजा, यूज करना मुश्किल है। तो इसमें हमें जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई देती कि जो राइटर्स थे, इंग्लिश राइटर्स, उन्होंने सेम इस पैटर्न को यूज करा, उन्होंने इसमें अपने हिसाब से बदलाव भी करे। यहाँ पर अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और नोट जरूर करना, जेफरी चौसर ने टर्जरीमा को सबसे पहले यूज करा था इंग्लिश में, कंप्लेंट्स टू हिज लेडी, इसमें सबसे पहले यूज करा था। इसको बाद में, काफी समय बाद में, जो थोड़ा सा पॉपुलर करा था वो थॉमस वाइट थे, उन्होंने इसे जो था पॉपुलर करा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जेफरी चौसर का नाम इंग्लिश राइटर में सबसे पहले आता है जिन्होंने यूज करा कंप्लेंट्स टू हिज लेडी में। आगे बढ़ते हैं। पर्सी बिश शेली ने ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, तो मैंने पढ़ाई भी, मैंने शायद पढ़ाई भी है, ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ा दी है मैंने ये। और टू द वेस्ट विंड में इसको यूज करा है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं है कि हम कहें बिल्कुल सेम वही फॉर्म यूज करिए, अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करा है। इसके बाद के कुछ और राइटर्स हैं जिन्होंने इसे यूज करा है, लेकिन थोड़ा उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करा है। अब देखते हैं, एक वर्ड है ट्रैक्ट। ये वर्ड है जिन्हें हमें याद करना होता है, ध्यान रखना होता है, क्योंकि एग्जाम पूछ लेते हैं। ट्रैक्ट होता है कोई एस्से, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, कोई एस्से हो, उसको हम ट्रैक्ट कहते हैं। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जो है एक तरीके से पॉलिटिकल हो, कोई भी एस्से हो, मोरल, रिलीजियस। जैसे मिल्टन ने जो थे ट्रैक्ट्स लिखे थे, हैव यू रेड, क्या आपने पढ़ा है जॉन मिल्टन ट्रैक्ट, जॉन मिल्टन के एस्से डिवोर्स पर। तो जॉन मिल्टन ने जो एस्से लिखे थे उन्हें ट्रैक्ट कहा गया। दूसरा होता है, ट्रैक्ट कहते हैं अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जो काफी बड़ा एरिया होता है जमीन का, उसे भी हम ट्रैक्ट कहते हैं।
ध्यान रखना, टेक्ट एस से या फिर जमीन का बड़ा टुकड़ा। आगे बढ़ते हैं। थिसोरस, थिसोरस होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए यूज करा जाता है जब किसी डिक्शनरी में सेम जो वर्ड्स जो होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को अरेंज कराया जाता है। अब इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, बस ध्यान रखना, थिसोरस मींस डिक्शनरी, थिसोरस मींस डिक्शनरी, ध्यान रख लेना इसे। या डिक्शनरी अब तो यूज नहीं करते, वरना मैंने तो जो था डिक्शनरी के ऊपर थिसोरस लिख लिया था। वर्ड थोड़ा मुश्किल था इसको याद करना, जब शुरुआत में प्रिपेयर कर रहे थे तो डिक्शनरी के ऊपर थिसोरस लिख लिया। अगला है ट्रंकेशन। ट्रंकेट इसका वर्ब होता है, बहुत कम यूज करा जाता है। ट्रंकेशन होता है कलम। कलम से मतलब क्या होता है, जैसे गुलाब का पेड़ लगाते हैं तो उसकी कलम बनाते हैं, छांट देते हैं, ऐसे ही कोई चीज को आप छोटा कर दो, कलम, कोई चीज को आप छोटा कर दो। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग शॉर्टर, किसी चीज को छोटा करना, कोई कर तेज करना। बाय रिमूविंग द एंड ऑफ इट, किसी चीज का एंड हटाकर, किसी चीज का, ये कोई चीज है इसका एंड हटा दो, उसको छोटा कर दो, उसे हो गया ट्रंकेशन, कलम। द टर्म नॉवल, जो नॉवल है शब्द, ये ट्रंकेशन कलम हुआ है इटालियन टर्म नोवेला से। तो नोवेला एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको छोटा करके इंग्लिश में यूज हुआ है नॉवल। तो ये इसका एग्जाम्पल है, देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ये, ट्राइब ऑफ बैन। इसका दूसरा नाम है सन्स ऑफ बैन या फिर कैवलिया, आर साइलेंट है, कैवलिया पोएट्स। ट्राइब ऑफ बैन, ट्राइब क्या होते हैं, जो आदिवासी ग्रुप होते हैं। बैन, बैन जॉनसन थे, उनका नाम पे पड़ा है सन्स ऑफ बैन, बैन जॉनसन, सन्स ऑफ बैन, ट्राइब ऑफ बैन या कैवलिया पोएट्स। ये खास पोएट्स है जो बेन जॉनसन से प्रभावित थे, 17वीं सेंचुरी के पोएट्स से। और इन्होंने बेन जॉनसन के स्टाइल को बहुत कॉपी करा, उनके वर्क से बहुत प्रभावित थे। जब उनके स्टाइल को कॉपी करा तो उनका नाम जो पड़ा वो ट्राइब ऑफ बैन पड़ गया, सन्स ऑफ बैन पड़ गया, और कैवलियर पोएट्स जो था वो पड़ा चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे। ये मैं आगे बताऊंगा कि कैवलियर क्यों पड़ा। भाई ट्राइब ऑफ बैन, सन्स ऑफ बैन तो समझ में आ रहा है। बेन जॉनसन से बहुत प्रभावित थे। और जो बेन जॉनसन ने एक स्ट्रक्चर, बेन जॉनसन के वर्क में खासियत है कि उन्होंने क्लासिकल ऑर्डर जो थे उसको फॉलो करा, स्ट्रक्चर को फॉलो करा। जो पुराना तरीका था विट का यूज करना, विट होता बुद्धिमानी, किस तरह से चीजों को यूज करना है, सेम वही चीज इन्होंने यूज करे अपने वर्क में, पॉम्स में यूज करी। इनकी जो क्लास, इन जो राइटर्स थे सन्स ऑफ बैन, इन्होंने इसी बेन जॉनसन की तरह क्लासिकल थीम्स, विट और लव, सेम बेन जॉनसन की तरह लिखा। बस थोड़ा सा अंतर था, क्या था, ये बेन जॉनसन की तरह नहीं थे। बेन जॉनसन न्यूट्रल थे, उन्होंने कभी राजा की तरफदारी नहीं करी। लेकिन ये लोग जो थे, उन्होंने लिखा सब कुछ, प्रकृति के ऊपर भी लिखा, सबके ऊपर लिखा, लेकिन इन्होंने राजा की तारीफ भी करी। ये फॉलोअर्स थे राजशाही के, राजशाही के फॉलोअर्स थे। और इनका नाम जो है ट्राइब ऑफ बैन जो है, वो किन किन पोएट्स को कहा जाता है, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियो और सर जॉन सकलिंग। ये सभी के सभी जो थे जनरली जो राजा थे उसकी तारीफ करते हैं, उसमें भी चार्ल्स फर्स्ट की, जिसकी वजह से नाम पड़ा कैवलिया। इसमें सभी के जो थे दरबारी थे, दरबार में रहने वाले पोएट्स थे, केवल एक को छोड़ के, रॉबर्ट हैरिक, रॉबर्ट हैरिक जो थे वो पादरी थे। स्क्रीनशॉट ले लो, सन्स ऑफ बैन, ट्राइब ऑफ बैन, कैवलियर पोएट्स, ये नाम दिया गया उन पोएट्स को जो प्रभावित थे बैन जॉनसन से। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो कैवलियर पोएट्स थे, जैसे बताया दरबार में थे, केवल रॉबर्ट हैरिक को छोड़ के, ये पादरी थे। अगर हम बात करें कैवलियर पोएट्स क्यों कहा गया सन्स ऑफ बैन, क्योंकि ये जो थे चार्ल्स फर्स्ट राजा थे, चार्ल्स फर्स्ट जो राजा थे वो 1625 से लेकर 1649 तक रहे। उनकी तारीफ में, उनके वफादार थे, उनकी तारीफ में भी पोम, प्रकृति के ऊपर भी लिखी, लव के ऊपर भी लिखी, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट की तारीफ करी, उनके वफादार थे। और ये अपोजिट थे जो दूसरे पोएट्स थे, राउंड हेड्स। राउंड हेड्स कौन थे, राउंड हेड्स वो थे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, जो पार्लियामेंट की तरफ से पोम लिखते थे, ग्रुप बने हुए थे। एक वो थे जो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे पोएट्स, उन्हें कहा गया राउंड हेड्स, एक ध्यान रखना। और जो राजा को सपोर्ट करते थे उन्हें कहा गया कैवलियर पोएट्स। तो ये कैवलियर पोएट्स राउंड हेड के अपोजिट थे। अगर हम बात करें तो चार्ल्स फर्स्ट की तारीफ में लिखा, इसके अलावा इनकी जो थीम्स होती थी उनमें लव लिरिक्स, और इनके अलावा वॉर, भाई युद्ध वगैरह हुए, चार्ल्स फर्स्ट ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उनकी तारीफ करी, ऑनर, सम्मान, ड्यूटी, राजा के प्रति ड्यूटी, ये सब चीजें इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती हैं। इनके वर्क्स को अगर हम पढ़ें तो कार्प डाइम, ये एक टर्म है, इसको ध्यान रखना, ये पूछा भी गया। कार्प डाइम होता है दिन का आनंद लेना, सीजिंग द डे, सीजिंग होता है पकड़ना, दिन का आनंद लेना। ये इनके वर्क की एक थीम होती थी कि जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो, बात की चिंता मत करो, मौज लो। तो सीजिंग द डे, कार्प डाइम,
ये इनकी एक तरह से कह सकते हैं एक थीम थी। कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कंप्लीट होता है इसी साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।